हमने आपसे पिछली क्लास में भी कहा और फिर कह रहे हैं कि जैसे ही अनुच्छेद 31 की बात चलती है वैसे ही आपके दिमाग में ये आना शुरू होता है कि ये तो डिलीट हो गया। अनुच्छेद 31 जरूर डिलीट हुआ, अनुच्छेद 19(1)(f) डिलीट जरूर हुआ, लेकिन जो कुछ वहां हुआ, ये जितने केसेस डिलीट होने से पहले अनुच्छेद 31 या 19(1)(f) को लेकर डिसाइड किए गए, वो दो कारणों से जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपको यह पता लगना चाहिए कि अनुच्छेद 31 जब था तब स्थिति क्या थी, यानी आज जो संपत्ति का अधिकार है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये क्या है। किसी भी चीज की जब तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पता होती तब तक उस विचार को या उस चीज को ठीक ढंग से समझा नहीं जा सकता। इसलिए अनुच्छेद 31 इसलिए आवश्यक हो जाता है समझना। दूसरी चीज कि जब अनुच्छेद 31 था तब सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल क्रिएटिविटी शो कर रहा था सरकार के कदमों के खिलाफ, वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से बड़े अच्छे तर्क मिलते हैं, रीजनिंग कैसे चलती है कोर्ट की, ये जानने के लिए भी उसको समझना जरूरी है। और तीसरी बात कि जो वर्तमान अनुच्छेद 300A है, जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान में सुरक्षित करता है, वो 300A पूर्व का जो अनुच्छेद 31(1) है ठीक उसी शब्दों में इनेक्ट किया गया है। जो वर्तमान अनुच्छेद 300A है उसमें और जो पूर्व का 31(1) है उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब अनुच्छेद 300A की व्याख्या ये शुरू होती है तो पूर्व में जो कुछ डिसाइड हुआ वो आज की डेट में फिर रिलीवेंट ये हो गया है, क्योंकि आज वो कहते हैं कि ठीक है आपने अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) ये डिलीट कर दिया, सही है, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। इतना ही तो हुआ। तो मूल अधिकार न रहने से फर्क क्या आ गया? सिर्फ इतना ही फर्क तो आया कि अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सीधे अनुच्छेद 31 इसका वायोलेशन होने पर आप नहीं जा सकते, बस इतना ही तो हुआ। और क्या हुआ भाई? जो अनुच्छेद 32 का जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है, बस अब 32 तो अगला ही आर्टिकल है। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार डिलीट हो गया, तो अब अगर आपका संपत्ति का अधिकार प्रभावित हुआ तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा पाएंगे। बस इतना ही तो हुआ। और क्या हो गया? कोई आफत तो फटी नहीं। अनुच्छेद 300A कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आज भी है, वो संवैधानिक अधिकार आज भी है। और जब संवैधानिक अधिकार आज भी है
तो उसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय वो तो जा ही सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 226 जब हम लोग पढ़कर आए हैं, जब हम लोगों ने उच्च न्यायालय पढ़ा था, तो देखा था कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप विधिक अधिकार, ठीक है, और मूल अधिकार दोनों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अगर अनुच्छेद 300A इसके अंतर्गत दिया गया संपत्ति का अधिकार ये वायलेट हुआ, तो उच्च न्यायालय तो आज भी जा सकते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि हम उच्च न्यायालय जा ही नहीं सकते, ये तो संभव नहीं। तो आपने संपत्ति का अधिकार डिलीट भी कर दिया, तो इन टोटल फर्क वो क्या आया है ये तो देखना ही होगा। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकते। इसके अलावा और क्या अंतर आ गया? और तो कोई अंतर आया नहीं। फिर एक चीज और आप जानते हैं कि ठीक है, अनुच्छेद 13 ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 13 फंडामेंटल राइट के संबंध में है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आपने कोई कानून बनाया और वो फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहा है, तो 13(2) के मुताबिक वो शून्य हो जाएगा प्रारंभ से। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 ये एप्लीकेबल नहीं होगा उस सूरत में जबकि संपत्ति का अधिकार ये वायलेट हो रहा है किसी कानून के बनाने से। लेकिन अगर 300A वायलेट हुआ तो संवैधानिक प्रावधान वो तो वायलेट हो ही रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून बन ही नहीं सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट कानून नहीं बन सकता, केवल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कानून नहीं बन सकता, ऐसी बात तो है नहीं। पूरी बात तो यह है कि संविधान के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आने वाले उपबंध के विरोध में जाकर कोई कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तत्क्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और वॉट एवर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल that cannot be run in Indian territory। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर संपत्ति के जिस अधिकार को अनुच्छेद 300A में दिया गया है वो वायलेट हुआ, तो भी परिणाम वही होगा जो होता यदि वो फंडामेंटल राइट बना रहता। उससे भिन्न परिणाम भी तो नहीं आ रहा। तो फिर अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार का कर देता है, इससे फर्क क्या पड़ा? एक चीज और हो सकती है कि 14, 15, 19 और 21 इसे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग ये घोषित कर दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 31 बेसिक स्ट्रक्चर का भाग तो था नहीं, तो अगर आज ही वो फंडामेंटल राइट होता तो उसे अमेंड तो कर ही सकते थे। ठीक है, और अनुच्छेद 300A चूंकि अब फंडामेंटल राइट नहीं है तो उसे भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भी कोई फर्क तो आया नहीं। ठीक है ना, कोई अंतर मूलभूत रूप से आया हो ऐसा दिखता नहीं। और हमने आपसे कहा कि जो अनुच्छेद 300A है वर्तमान में वो पूरी तरह वही है जो पहले अनुच्छेद 31(1) कि एनीबडी विल नॉट बी डिप्राइव्ड from the
प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा विधि की, ठीक है, विधि की प्रक्रिया के बिना, ऐसा नहीं लिखा है, विधि की अधिकारिता के बिना। यानी जब कानून अधिकार देगा तभी किसी को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकेगा। तो सवाल यह कि फिर कानून क्या है? तो फिर सवाल उठ जाएगा कि कानून क्या है। कानून की एक व्याख्या मेनका गांधी में हुई और कानून की एक व्याख्या ए.के. गोपालन में हुई। कौन सा कानून? क्योंकि अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसी से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है। और डिप्राइवेशन, इसमें क्या क्या शामिल है, ये भी सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी आप ही के पास रहे, लेकिन दिखाई सिर्फ ये दे कि प्रॉपर्टी आपके पास है, बाकी प्रॉपर्टी आपके पास हो ही ना। जैसा हमने बताया था कि अमेरिकन केस जब इमिनेंट डोमेन डिस्कस कर रहे थे, तो इमिनेंट डोमेन में हमने कहा था कि अमेरिका में क्या हुआ कि एक भूमि का टुकड़ा था, उस पर सैन्य ऑपरेशन लगातार चलते रहते थे, लगातार एयरफोर्स के जहाज ये उड़ रहे हैं उस पर से, ठीक है, लगातार नेवी की गतिविधियां वहां चल रही हैं, लगातार आर्मी की गतिविधियां वहां चल रही हैं। बस स्टेट ने टेक ओवर उस लैंड को नहीं किया, ठीक है, यानी स्टेट ने अधिग्रहण नहीं किया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो संपत्ति का जो स्वामी है उसके पास है ही क्या भाई? वहां तो लगातार हवाई जहाज उड़ रहा है, और हवाई जहाज भी फाइटर जेट, जो फाइटर जेट बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो कोई गतिविधि उस भूमि पर ये तो चल नहीं सकती। तो केवल ये कहा जा सकता है कि दृश्यमान रूप से ये भूमि के मालिक इसके पास है। इनफैक्ट वास्तविकता में देखेंगे तो वो भूमि उसके स्वामी के पास नहीं है, और स्टेट के द्वारा वो अधिग्रहण कर ली गई, ऐसा ही मानना उचित होगा। और यही वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको कंपनसेशन देना ही होगा, क्योंकि वहां जो 5th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे यहां के लगभग अनुच्छेद 21 जैसा है। ठीक है, आपको बताया था कि जो हमारे यहां अनुच्छेद 21 है उसी के जैसा उनका 5th अमेंडमेंट है। बस अंतर यहां है कि हमारा अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्राण और की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, उनका 5th अमेंडमेंट कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता, तीनों वहां शामिल है। तो वहां तो स्थिति और भी ज्यादा साउंड है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको कंपनसेशन तो देना ही होगा। तो डिप्राइवेशन, प्रॉपर्टी का डिप्राइवेशन, इसका अर्थ क्या है? अगर स्टेट ने प्रॉपर्टी आपसे ले ली और इन्हें दे दी, तो क्या यह माना जाए कि स्टेट ने आपको डिप्राइव किया? एक तर्क यह हो सकता है कि स्टेट ने अपने आप तो ली नहीं प्रॉपर्टी, आपसे ली, आपको दे दी, ठीक है। तो स्टेट ने डिप्राइव किया है, यह कैसे माना जाए? स्टेट डिप्राइव तब करता जब आपसे लेता और खुद ले लेता, ये तो किया नहीं उसने। आपसे ली, आपको दे दी, ठीक है। तो क्या डिप्राइव किया ये माना जाए? एक तर्क यह भी हो सकता है कि भाई स्टेट ने अगर हस्तक्षेप न किया होता तो प्रॉपर्टी इन्हीं के पास होती, ठीक है। तो डिप्राइव किया। अब सवाल यह है कि आर्गुमेंट दोनों तरफ है, और जब आर्गुमेंट दोनों तरफ होते हैं तभी न्यायालय की भूमिका शुरू होती है। वो अथॉरिटी के साथ ये बताता है कि सही स्थिति क्या है।
तो डिप्राइव इसका मतलब क्या? अच्छा, आप जानते हैं जब आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताया गया तो स्वामित्व इसके बारे में कहा गया कि स्वामित्व का मतलब होता है अधिकारों का बंडल, अधिकारों का समूह, यानी उसमें उपयोग का अधिकार, उसमें संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार, यदि कानून अनुमति दे तो, ठीक है, और संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार। इसके अतिरिक्त संपत्ति पर जितने प्रकार के अधिकारों का प्रयोग ये हो सकता है सब शामिल रहते ही रहते हैं। हमने केवल उपभोग ये आपसे ले लिया, बाकी सारे अधिकार आप ही के पास रहने दिए, ठीक है। तो उपभोग का अधिकार अगर हमने आपसे लिया तो क्या हमने आपको डिप्राइव किया? ठीक है, ये कहा ना, आज जो अनुच्छेद 300A है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून की अधिकारिता के बिना वंचित अर्थात डिप्राइव नहीं किया जाएगा। हमने सिर्फ आपसे संपत्ति का उपभोग ले लिया और इस लेने के पीछे कानून का कोई बल नहीं है, यानी किसी कानून के अंतर्गत हमने आपसे आपकी संपत्ति का उपभोग लिया हो, ऐसा नहीं है। सरकार ने ऐसे ही आपकी संपत्ति का उपभोग आपसे ले लिया। अब आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसके रोज उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, बस आप ध्यान नहीं देते। 3-4 महीने में आपका क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव शुरू होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट नोटिस देंगे, किनको? स्कूल, ठीक है, या अगर आपकी धर्मशाला, बिल्डिंग कुछ भी है, उनके मालिकों को, और कहेंगे सेंट्रल फोर्सेज आ रही है चुनाव कराने के लिए, हमें 3-4 दिन आपका बिल्डिंग, आपका स्कूल चाहिए और आपको देना होगा, ठीक है। क्या ऐसा वो कर सकते हैं? क्योंकि आपने जो अनुच्छेद 300A में लिखा, वो क्या लिखा कि एनी पर्सन कांट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त कार्यपालिकीय शक्ति के आधार पर बिल्डिंग का टेक ओवर कर रहे हैं, तब तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्यपालिकीय शक्ति हो या विधायी शक्ति हो, इसका उपयोग संविधान के प्रावधानों के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता, जबकि रोज होता है। तो उसके पीछे अथॉरिटी ऑफ लॉ होती है, इसलिए होता है। आप पंचायत राज अधिनियम उठाएंगे तो उसमें 90 से लेकर के और 100 तक के प्रावधान आप देखेंगे, एकदम एग्जैक्ट सेक्शन हमें याद नहीं है क्योंकि बात हुए बहुत दिन हो गए, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि उस अधिनियम के उपबंधों में यह शक्ति जिलाधिकारी को दी गई है। वहां जिलाधिकारी को दी गई, जिला मजिस्ट्रेट को दी गई या कलेक्टर को दी गई, ये हमें याद नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो यूं तो व्यक्ति एक ही होता है, उसी को जिलाधिकारी, उसी को जिला मजिस्ट्रेट, उसी को कलेक्टर कहते हैं, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट वो तब होता है जब सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी वर्तमान में बीएनएसएस, इसके अंतर्गत वो शक्ति का उपयोग ये कर रहा होता है, और कलेक्टर वो तब होता है जब वो भूमि विधियों, लैंड लॉज में दी गई शक्तियों का उपयोग करता है, और जिलाधिकारी ऑफिशियल कैपेसिटी है उसकी, एक अधिकारी की कैपेसिटी है, व्यक्ति एक ही होता है। तो वहां जिलाधिकारी को शक्ति है, कलेक्टर को शक्ति है, या
उस एक्ट में जिलाधिकारी को विहित अधिकारी कहा गया, यह हमें याद नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी को वहां शक्ति है, ठीक है ना। तो उस शक्ति का प्रयोग करके वो आपकी बिल्डिंग का टेक ओवर करते हैं। लेकिन क्या इस टेक ओवर को डिप्राइवेशन माना जाए? ठीक है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि बड़ा अस्थायी रूप से 3 दिन 4 दिन इसके लिए आपकी बिल्डिंग ली, उसके बाद तो आपके पास ही रही। तो क्या यह डिप्राइवेशन है? इस विषय पर जो पुराना केस ला है वो सबका सब आज की डेट पर भी रिलीवेंट बना हुआ है, ठीक है ना। 31 रिपील हुआ है, लेकिन 31 रिपील होने के बावजूद 31(1) जो कहता था वही आज 300A ये कहता है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक वही बात कहता है जो 31(1) कहता था। 31(2) ये जरूर रिपील हो गया, लेकिन 31(2) में जो कुछ कहा था उसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय अपने निर्वचन के माध्यम से फिर से ले आए, क्योंकि एक तर्क यह भी उठा कि जो संपत्ति का अधिकार है यह आपने अनुच्छेद 31 के तौर पर डिलीट कर दिया, और अनुच्छेद 31 के तौर पर डिलीट किया यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 31A आज भी है, 31B आज भी है, 31C आज भी है, ठीक है ना। 31(1) उसका स्वरूप केवल परिवर्तित हुआ, वो 300A हो गया, और इससे कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं, सिवाय इसके 3 बातें हमने आपसे कही कि चूंकि वो मूल अधिकार नहीं रहा, इसलिए आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको प्रवर्तित कराने के लिए या उसका प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सके, यह बात खत्म हो गई। बाकी हाई कोर्ट तो आप जा ही सकते, ठीक है। अनुच्छेद 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ आप कोई इनेक्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखें तो नक्सल में फर्क क्या आया? फर्क तो कोई आया नहीं, ठीक है ना। आपने 31(1) को उठाकर 300A कर दिया, 300A कह रहे हैं, हां ठीक है 300A कर दिया, बस इतना ही तो हुआ। भाषा वो आज भी वही है, बस 31(2) ये जरूर डिलीट हुआ, बस इतना ही हुआ, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं। एंड व्हाटएवर हैज बीन सेड अंडर आर्टिकल 31 सबसेक्शन 2, ठीक है, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट अपने निर्वचन की शक्ति के माध्यम से ले आया। कैसे? उसकी टेक्निक क्या है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय कोई बात अनरीजन्ड नहीं कहता है, अतार्किक ढंग से नहीं बोलता, ठीक है। तो अगर वो 31(2) में जो कुछ कहा गया था उसे लाए हैं तो कैसे? तो उनका तर्क यह है कि भारत जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो 1948 में अस्तित्व में आया, 10 दिसंबर 1948 इसको यूडीएचआर अस्तित्व में आया। उससे पहले बिल ऑफ राइट्स के नाम से 1789 में कुछ चीजों पर सहमति बनी थी, लेकिन यूडीएचआर के तौर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ये 10 दिसंबर 1948 को हुई, और भारत उस पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं वे हमारे देश में तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक संसद, ठीक है, अनुच्छेद 253 था या 254 जो भी था, उसके अंतर्गत
कानून न बना दे उन संधियों के प्रवर्तन के लिए। लेकिन यह बात कब लागू होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि अगर हमारा कोई लोकल कानून है, यानी भारत में लागू होने वाला कोई कानून है जो उस संधि के मुताबिक काम करने में बाधा पैदा कर रहा है, तब कानून की जरूरत है। अगर हमारे लोकल लॉज उस संधि द्वारा जो कुछ किया जाना आशयित है उसके विरोध में नहीं है, तो भले ही कोई कानून न भी हो तो भी जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हमने साइन की हैं उनको ध्यान में रखकर फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या हो सकती है। ठीक है ना, ये उन्होंने अनेकों बार कहा है। तो जब यूडीए 4 पर आपने साइन कर दिया तो उसका अनुच्छेद 17 है, ठीक, आर्टिकल जो उसका 17 है वो संपत्ति के अधिकार की बात करता है। ठीक है, और वो भी यही कहता है कि विदाउट कंपनसेशन एंड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ किसी की संपत्ति नहीं ली जाएगी। और जो 31(2) था वो कंपनसेशन से ही संबंधित था। अथॉरिटी ऑफ लॉ 31(1) इससे संबंधित थी। 31(1) 301 के रूप में आज भी है। 31(2) आपने हटाया था, वो कंपनसेशन इसके कारण हटाया था। और कंपनसेशन के कारण हटाने की जरूरत क्या थी इस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने हटाया था वो कंपनसेशन इसके कारण हटाया था, तो वो यूडीए 4 वहां से आ गया। ठीक है ना, तो जो स्थिति कुल मिलाकर आज की तिथि पर उभर रही है वो स्थिति वही है जो अनुच्छेद 31 जब मूल अधिकार था तब थी। ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव तात्विक तौर पर आया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबस्टेंटिवली अनुच्छेद 31 बदला है इसको नहीं कह सकते। तत्वतः वो आज भी वही है जैसे पहले था, क्योंकि 301 ठीक है, 331 अनुच्छेद 31 इसका प्रतिनिधित्व कर ही रहा है। अनुच्छेद 31(1) और 31(2) जो कंपनसेशन से संबंधित था वो यूडीए 4 से आ गया। उसका खिलाफ इनेक्टमेंट अब कर नहीं पाओगे क्योंकि संवैधानिक अधिकार वो आज भी है। तो सिवाय इसके कि 31 वहां से रिपील कर देने पर जो पहले सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने का हक व्यक्ति को मिल रहा था और अनुच्छेद 13 का जो एप्लीकेशन हो रहा था, इन दो बातों को हटा दें तो अंतर क्या आया? अंतर तो कुछ भी नहीं है। और बाकी 31A, 31B, 31C ये आज भी बने हुए हैं। तो आप देखें तो नक्शल में फर्क कोई नहीं। इसलिए ऐसा सोचना कि अनुच्छेद 31 ये तो डिलीट हो गया जैसा आप मानते हैं और सोचते हैं, अनुच्छेद 19(1)(f) ये तो डिलीट हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। इसको अगर नहीं समझा तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है इसको ठीक प्रकार से जाना ही नहीं जा सकता। वहां जो कुछ कहा जब अनुच्छेद 31 था वो आज भी उतना ही सुसंगत हो गया है। अनुच्छेद 301 की व्याख्या के मुताबिक जो वर्तमान में हो रही है, ठीक है, जैसा कि वो पहले बना हुआ था। इसलिए अच्छा, फिर अनुच्छेद 301 कहता है प्रॉपर्टी
anybody will not be deprived from his property without authority of law. तो डिप्राइवेशन क्या है, लॉ क्या है, ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है, यह भी सवाल उठ जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की दो व्याख्याएं संभव है। एक कि प्रॉपर्टी वो है, यानी प्रॉपर्टी उस विषय वस्तु को कहते हैं जिस पर सांपत्तिक अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, यानी ये मकान, ये विषय वस्तु है, इस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग हो रहा है, तो प्रॉपर्टी मकान है। दूसरी व्याख्या हो सकती है कि प्रॉपर्टी स्वामित्व का अधिकार है, मकान नहीं है, ठीक है। मकान में आप रहें, जैसे हम रह रहे हैं, इससे मकान आपका नहीं हो जाएगा। स्वामित्व का अधिकार, जब तक कानून मान्यता न दे आपके स्वामित्व को इस विषय वस्तु पर, तब तक ये मकान आपकी प्रॉपर्टी है नहीं कहा जा सकता। तो संपत्ति वो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, जिस पर अधिकारों का उपभोग होता है, या संपत्ति स्वयं वो अधिकार है जिसका उपभोग विषय वस्तु पर किया जा रहा है। यह संपत्ति में दोनों शामिल हैं। स्थिति आखिर क्या है, ठीक है, यह भी समझने लायक बात है, क्योंकि वहां का एनीबडी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। तो डिप्राइवेशन क्या है, लॉ क्या है, ये तो है ये बात। साथ में प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है, इसका भी अर्थान्वयन ये करना पड़ेगा। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात थी, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो पूर्व का 19(1)(f था, जो कहता था कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने की, संपत्ति का उपभोग करने की और संपत्ति का व्यय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और व्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर जो रोक लगाई जा सकती है वो युक्ति संगत प्रतिबंध के रूप में और कानून के माध्यम से लगाई जा सकती है। तो कानून की व्याख्या वहां भी हुई है, ठीक है, कानून की व्याख्या अनुच्छेद 19(1)(f) जब था तो कानून की व्याख्या हुई है, क्योंकि कानून के माध्यम से युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जाएंगे, किस पर, प्रॉपर्टी पर, क्योंकि प्रॉपर्टी धारित करने का, उपभोग करने का और व्यय करने का हक है। तो वहां व्याख्या हुई है, प्रॉपर्टी की भी हुई, ठीक है, कानून की भी हुई, प्रतिबंध की भी हुई, और युक्ति संगत प्रतिबंध इसकी भी हुई। प्रतिबंध को कब युक्ति संगत माने, इसकी भी हुई है। डिप्राइवेशन क्या है, इसकी भी हुई। तो वो सारी बातें हैं, इररिलेवेंट तो नहीं हो गई, वो तो आज भी रिलेवेंट है। कैसे थॉट प्रोसेस ये चलता है, ये देखने लायक है। इसीलिए हमने शुरुआत जब की लेक्चर की तो हमने बात कही आपसे कि संपत्ति का अधिकार डिलीट भले ही हुआ, लेकिन इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसे जानना। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्थान्वयन की शक्ति के अंतर्गत किस प्रकार जुडिशियल क्रिएटिविटी और जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करके प्रॉपर्टी डिप्राइवेशन इस सबको व्याख्यायित किया, यह जानना। और तीसरी चीज कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है उसके लिए जो पिछली व्याख्या है वो आज भी सुसंगत बनी हुई है, इसलिए उस सबको जानना जरूरी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत देखा था कि उन्होंने कहा था
कि प्रॉपर्टी व्यक्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता है, धारित करने की स्वतंत्रता है और व्ययनित करने की स्वतंत्रता है 19 के अंतर्गत। और स्टेट अगर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है तो पहली शर्त कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या अनुसूचित जातियों के हित को ध्यान में रखकर व्यक्तियों की इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि जो अर्जित करने की स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत किसी भी तरीके से अर्जन शामिल नहीं है, केवल विधिपूर्ण माध्यमों से ही अर्जन शामिल है। यानी इस अर्जित करने में यह नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा जमा लो और ये कहो कि हमने ये अर्जित कर ली, वो अर्जन नहीं माना जाएगा। इस अर्जित करने की स्वतंत्रता में केवल वही अर्जन शामिल रहेगा जिस अर्जन को एक विधिपूर्ण अर्जन के तौर पर आप कोर्ट ऑफ लॉ में स्थापित कर सके, यानी विधिपूर्ण अर्जन ही इसमें शामिल है। धारित करने में जितना और जिस तरह का उपभोग व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है वो सब शामिल है। और व्ययनित करना, किसी भी ढंग से व्ययनित करना, यानी हमने पट्टा कर दिया तो उपभोग का अधिकार केवल एक ही अधिकार ट्रांसफर किया ना, हमने बंधक कर दिया तो हमने एक ही अधिकार ट्रांसफर किया ना, विक्रय कर दिया तो सारे ट्रांसफर कर दिया। यानी किसी भी ढंग से व्ययन इस व्ययनित करने की स्वतंत्रता में शामिल है। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी धारित करने की स्वतंत्रता है, व्ययनित करने की स्वतंत्रता है, अर्जित करने की स्वतंत्रता है। और इन सारे शब्दों का सामूहिक अर्थ ये क्या हो सकता है? इसके संबंध में भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक, व्यक्ति को विशिष्ट संपत्तियां इन्हें अर्जित करने का हक है, इन्हें उपभोग करने का हक है और इन्हें व्ययनित करने का हक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को हक है वो दुकान, मकान, बाग, खेत इसे अर्जित करे, इनका उपभोग करे और इनको व्ययनित करे। एक इसका अर्थ ऐसे हो सकता है और इसका एक अर्थ और हो सकता है, और वो अर्थ क्या है कि भारत के सारे व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने, उपभोग करने और व्ययनित करने की स्वतंत्रता है सारे लोगों को। और स्टेट जब तक कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट यह आवश्यक न समझे कि कुछ लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तब तक किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना यह कहे कि व्यक्तियों को विशिष्ट प्रकार की संपत्तियां धारित करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, यह कहे बिना। उदाहरण के लिए जैसे दिवालिया, उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, विदेशी हमारे उत्तर प्रदेश में लैंड लॉज के मुताबिक खेती योग्य भूमि नहीं खरीद सकता। ठीक है ना, विदेशी नहीं खरीद सकता। अगर उसने खरीद ली है तो स्टेट के पक्ष में तत्काल निहित हो जाएगी। ठीक है, यानी व्यक्तियों के किसी वर्ग को संपत्ति खरीदने का जो सामर्थ्य है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है। ठीक है ना,
एक इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने का, यानी संपत्ति को अर्जित करने का, संपत्ति का उपभोग करने का और संपत्ति का व्यय करने का सामर्थ्य होगा। एक अर्थ इसका यह हो सकता है, एक अधिकार होगा। एक अधिकार जो 19 से मिल रहा है, इस अधिकार की एक व्याख्या व्यक्तियों की सामर्थ्य के रूप में हो सकती है, अर्जन की सामर्थ्य, उपभोग की सामर्थ्य और व्यय की सामर्थ्य, ठीक है ना। और एक इस अधिकार की व्याख्या विशिष्ट संपत्तियों को धारित करने, ठीक है, उपभोग करने और व्यय करने की सामर्थ्य के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस अधिकार का जो 19 में दिया गया रियल मीनिंग क्या है? क्या ये संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने और उपभोग करने का जो वैयक्तिक सामर्थ्य है उससे संबंधित है, या ये विशिष्ट संपत्तियों को धारित करने के सामर्थ्य से संबंधित है? और इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अगर यह कहा जाए कि यह व्यक्तियों के वैयक्तिक सामर्थ्य से संबंधित है, यानी स्टेट किसी को यह नहीं कह सकता कि वो दिवालिया की भांति, विदेशी की भांति भूमि आदि अर्जित नहीं कर सकता, उसका उपभोग नहीं कर सकता, उसका व्यय नहीं कर सकता। अगर इसका अर्थ यह है तो हम आपका मकान, ठीक है, इसे धारित करने की स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगाते हैं, बिना यह कहे कि आपको दूसरा मकान खरीदने का हक नहीं है या दूसरा मकान अर्जित करने का हक नहीं है, तो आपका वर्तमान मकान अगर हम ले रहे हैं तो आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी जो संपत्ति को अर्जित करने की सामर्थ्य है उसको हमने कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप दूसरा मकान अर्जित कर लो, आप दूसरा खेत अर्जित कर लो, आपका वर्तमान खेत हमने ले लिया। अगर ये वैयक्तिक सामर्थ्य से संबंधित है तब फिर आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी मेरा, यानी स्टेट का। और अगर ये विशिष्ट प्रकार की संपत्तियां इन्हें धारित करने की स्वतंत्रता इससे संबंधित है, तो जैसे ही हम आपका मकान लेंगे, आप मेरा कृत्य इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करा सकते हो कि मेरा कृत्य कानून से समर्थित नहीं है, या वो जो प्रतिबंध लगा रहा है वो युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि 19 के मुताबिक आपकी इस स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध ही लगाया जा सकता है, और वो भी कानून के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अगर यह व्याख्या आ जाए कि यह स्वतंत्रता विशिष्ट संपत्तियों को धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामर्थ्य से संबंधित है, वैसे जैसे दिवालिया अवयस्क आदि की सामर्थ्य होती है, जैसे विकृत अवयस्क ये संविदा नहीं कर सकता, उसमें संविदा की सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस वैयक्तिक सामर्थ्य की बात यहां हुई है तो फिर आपकी विशिष्ट संपत्ति बिना कानून की अधिकारिता के भी ली जा सकती है। तो अर्थ क्या है, ठीक है ना, इस स्वतंत्रता का यह जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। 19 और इसमें प्रॉपर्टी और उसे धारित करने की जो सामर्थ्य है, इसके संबंध में जब 19 था तो सार्थक चर्चा हुई है। केस क्लास के माध्यम से हमने पिछले क्लास में भी बात की थी, फिर करेंगे। और प्रॉपर्टी ये क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत
क्या वो विषय वस्तु आती है जिस पर अधिकारों का उपभोग किया जाता है, या अधिकार आते हैं, या फिर दोनों आते हैं? और स्वयं अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो उपभोग में सिर्फ आप तक सीमित है, वो आपके पर्सनल राइट कहलाते हैं। और एक वे जिन्हें आप किसी को देना चाहो तो दे भी सकते हो, ठीक है, वे आपके सिविल राइट कहलाते हैं, ठीक है। अधिकार भी दो प्रकार के हैं। तो अगर संपत्ति, किसी संपत्ति पर आपको ऐसा अधिकार प्राप्त है जो उपभोग में सिर्फ आप तक सीमित है, सिर्फ आप तक, तो उसे क्या प्रॉपर्टी माना जाए? क्योंकि वो उपभोग में सिर्फ आप तक सीमित है, उसे ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते। कि क्या इस अधिकार को, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो उपभोग में सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित है, जो संपत्ति को धारित करने का दावा कर रहा है, क्या इसे संपत्ति माने? अगर यह अधिकार लिया जा रहा है, क्या तब भी कानून की जरूरत है? ठीक है। और यह आज भी रिलीवेंट रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 301 कह रहा है कि संपत्ति अगर इससे वंचित किया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो आप कानून के प्राधिकार के माध्यम से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो संपत्ति क्या माना जाए अगर केवल उस अधिकार को लिया गया जो उपभोग में सिर्फ, ठीक है, अनुभोक्ता यानी जो जिसके पास वो हक था उसी तक सीमित है, ठीक है। क्या माने हैं? तो इस संबंध में हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो शुरुआती काल था अनुच्छेद 19(1)(f), उसमें प्रॉपर्टी शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्न यह हुआ था। और सबसे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला गया था, उसमें था क्या है कि गवर्नमेंट ने एक जो बीमार औद्योगिक इकाई थी, ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, जो मिल के रूप में थी, उसका मैनेजमेंट ये टेक ओवर कर लिया, सिर्फ मैनेजमेंट इसे टेक ओवर किया। और पहले जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया था तो मैनेजमेंट किसके हाथ में था? डायरेक्टर्स, जो उस कंपनी के या उस औद्योगिक इकाई के निदेशक, ठीक है, गण थे, या जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उन लोगों के पास था। उन निदेशकों को चुना किसने था? उन निदेशकों को चुना था उस औद्योगिक इकाई के जो शेयर होल्डर थे, जिनके पास उस औद्योगिक इकाई के शेयर मौजूद थे, उन्होंने चुना था। और शेयर जो होल्डर थे उनके दो अधिकार थे। एक, शेयर होल्डर के नाते कंपनी या औद्योगिक इकाई जो लाभ कमाएगी, ठीक है ना, उस लाभ में हिस्सा, जिसे उद्योग जगत में डिविडेंड इस नाम से जानते हैं, उस डिविडेंड को हासिल करना, ठीक है, क्योंकि वो शेयर होल्डर है तो उनका लाभ में हिस्सा है। तो लाभ जो डिक्लेयर होकर आएगा, उस लाभ में हिस्सा अपने शेयर के अनुपात के मुताबिक यह प्राप्त करना, एक तो शेयर होल्डर इसका यह अधिकार है, दूसरा शेयर होल्डर का हक है कि वो वोट दे सकता है कंपनी के डायरेक्टर्स को चुनने के लिए, ठीक है ना। दो प्रकार के अधिकार शेयर होल्डर के नाते उन्हें प्राप्त। अब क्या ये दोनों अधिकार संपत्ति हैं? प्रश्न ये उठेगा, ठीक है, प्रश्न ये उठेगा कि संपत्ति क्या ये दोनों अधिकार है? गवर्नमेंट ने क्या किया? मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया, अपने डायरेक्टर्स बिठा दिया। और जब अपने डायरेक्टर्स बिठाए तो शेयर होल्डर ये कह सकते हैं
कि उनका वोट देने का अधिकार प्रभावित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने वोट से जिनको डायरेक्टर चुना था वो तो अब डायरेक्टर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर अपॉइंट करके उनका वोट देने का अधिकार ये खत्म कर दिया है। और अगर वोट देने का अधिकार संपत्ति है, अगर वोट देने का अधिकार संपत्ति है, तो गवर्नमेंट ऐसा सिर्फ कानून बनाकर कर सकती थी। और कानून भी कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत। और जो प्रतिबंध कानून लगाएगा वो भी कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत। और गवर्नमेंट ने चूंकि एग्जीक्यूटिव ताकत में, अपनी प्रशासकीय ताकत में मैनेजमेंट अपने द्वारा चयनित निदेशक मंडल के हाथ में दे दिया, तो प्रश्न ये उठ रहा है, ये जो वोट का अधिकार शेयर होल्डर का था इसको गवर्नमेंट ने ले लिया है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिखाई देता कि ले लिया, लेकिन तत्वतः ले लिया है। क्या ये संपत्ति है? ये प्रश्न उठा। अब क्योंकि शुरुआत हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन ताजा ताजा लागू हुआ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार व्याख्या कर रहा है, उसके सामने पहली बार 19(1) का प्रश्न आया है जो कहता है कि संपत्ति धारित करने का, अर्जित करने का और व्ययित करने का हक ये व्यक्ति में है। और अगर प्रतिबंध लगाना है तो पहली बात तो दो ही शीर्षक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या एससी कम्युनिटी, उसके पक्ष में, और वो भी कानून के माध्यम से, और वो भी प्रतिबंध युक्ति संगत। तो चलिए आप ये कह सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हमने मैनेजमेंट टेक ओवर किया क्योंकि सिख इंडस्ट्रियल यूनिट है, नहीं तो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक सवाल यह भी उठेगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का मतलब होता है भारत के सभी नागरिक। पब्लिक इंटरेस्ट बात अलग है, पब्लिक इंटरेस्ट में जनता का कोई वर्ग ये भी आ सकता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट तो लिखा नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लिखा है। तो अगर इंडस्ट्रियल जो यूनिट जो सिख है उसका मैनेजमेंट टेक ओवर हो रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हमने ये किया है, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये किया है, ये आप कह सकते हो। लेकिन क्या पब्लिक इंटरेस्ट प्रतिबंध के शीर्षक के रूप में लिखा है? नहीं, वहां तो लिखा है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। क्या इसके अंतर्गत पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, यह भी सवाल खड़ा हो गया, ठीक है ना। और अगर यह मान लिया जाए कि वोट का अधिकार संपत्ति नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, तब तो फिर संपत्ति ली ही नहीं, तो 19(1) ये आ ही नहीं रहा, तब तो प्रशासकीय ताकत से जो मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया उसमें कोई समस्या है ही नहीं। अगर वोट का अधिकार संपत्ति है तब समस्या खड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि क्या वोट का अधिकार संपत्ति है? अगर है तब तो गवर्नमेंट का काम अनऑथोराइज है, 19(1) के विरोध में है। और अगर यह संपत्ति नहीं है वोट का अधिकार, तो फिर सरकार का कृत्य संवैधानिक है। यह समस्या खड़ी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है, वही रियलिस्टिक जो कहते हैं, यथार्थवादी, कि कानून कुछ नहीं होता, वो तो जो न्यायाधीश चाहेंगे वो हो जाएगा। 19(1) वही रहा, लेकिन वोट का अधिकार उन्होंने संपत्ति माना ही नहीं, उन्होंने कहा ये संपत्ति है ही नहीं। और जब ये संपत्ति नहीं है तो फिर 19(1) के आधार पर इस कृत्य को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। और इसे करने के लिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार की जो व्याख्या थी वो संकुचित व्याख्या यह प्रस्तुत की, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का जो सिद्धांत है वो क्या है? लिबरल, उदारता पूर्वक उसके उपबंधों की व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट की आपको पॉलिसी अप्रोच दिखाई देगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिख यूनिट है, अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी, टेक ओवर नहीं करेगी तो बंद हो जाएगी, बंद होगी तो बहुत सारे
परिवारों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए पॉलिसी अप्रोच ये अपनाई और ये कहा कि वोट का अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल यह है, कोर्ट की कोई भी बात अनरीजन्ड नहीं होती, तो क्यों नहीं है? इस विषय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि पहली चीज, संपत्ति उसी को मान सकते हैं जो कि ऐसी हो जिसका उपभोग किया जा सके और जिसे दैनिक किया जा सके। संपत्ति का अर्थ है जिसे धारित किया जा सके, उसमें तीनों गुण होने चाहिए। संपत्ति हम केवल उसको मान सकते हैं जिसमें तीनों गुण विद्यमान हो, जिसे हम धारित कर सकते हो, जिसका उपभोग कर सकते हो और जिसका व्ययन कर सकते हो। जहां तक वोट के अधिकार का सवाल है, उसमें दो गुण हैं। उसे धारण किया जा सकता है, उसका उपभोग हो सकता है, लेकिन उसका व्ययन यह नहीं हो सकता। हम आपको अपने वोट इसको डालने का हक देना चाहें तो हम नहीं दे सकते। हमने पिछले लेक्चर में भी कहा कि आज भी पोलिंग बूथ पर अगर कोई व्यक्ति अक्षम है अपने हाथ से वोट डालने के लिए तो वो सहायक ले जा सकता है, लेकिन बताएगा वही कि कमल का बटन दबा दो, हाथ के पंजे का बटन दबा दो या साइकिल का बटन दबा दो। ठीक है, और ये चुनना कि कौन सा बटन दबाया जाए, यही तो वोट है। बटन को दबाना ये तो वोट नहीं है। वोट क्या है? चुनाव। ठीक है, विशेष चिन्ह का यह है वोट, और इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि वोट के अधिकार में दो अधिकार तो शामिल दिखाई देते हैं, एक धारित करना, दूसरा उपभोग करना, लेकिन व्ययन करना यह नहीं है। और संपत्ति हम उसी को मान सकते हैं जिसमें तीनों चीजें विद्यमान हो। तो संपत्ति की एक व्याख्या आई है पहली बार कि संपत्ति वो है जिसे उपभोग किया जा सके, जिसे धारित किया जा सके और जिसे व्ययित भी किया जा सके। यदि इन तीन में से एक की कमी है तो उसे संपत्ति नहीं मान सकते। तो यह व्याख्या आज भी रिलीवेंट हो सकती है। हालांकि ये व्याख्या बदल गई है, वही बदल गई, लेकिन कैसे शुरुआत हुई बात की, ये जानने से जो वर्तमान जीव होता है एकदम क्लियर होता है। अब ये पॉलिसी अप्रोच के नाते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, लेकिन झंझट खड़ा हो गया, क्योंकि यह कहा गया कि वोट का अधिकार, ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं था एक इंडस्ट्रियल यूनिट के संबंध में। इस वोट के अधिकार के माध्यम से संचालक चुने जाते थे और वे संचालक कंपनी का संचालन करते थे या इंडस्ट्रियल यूनिट का संचालन करते थे। हम अपने द्वारा चुने हुए संचालक अगर नहीं रखेंगे तो जो संचालक आप देंगे हो सकता है वे कंपनी का या इंडस्ट्रियल यूनिट का उचित संचालन न करें, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो जो कंपनी या इंडस्ट्रियल यूनिट के शेयर हैं उनमें गिरावट आएगी। और शेयर में तो तीनों गुण हैं, वो धारित भी किया जा सकता है, वो उपभोग भी हो सकता है, वो ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वॉट एवर हैज बीन डन बाय यू, वो अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना? वोट के अधिकार को ले लेना यह अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यह डिसीजन ठीक नहीं है। ऐसी चर्चा शुरू हो गई। अगला मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर पॉलिसी अप्रोच अपनाई और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने बात को बदल लिया। उन्होंने कहा यह जो 19(1)(f) है, जो ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या होगा,
संपत्ति अर्जित करने, उपभोग करने और व्ययित करने की स्वतंत्रता होगी। और उस पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एससी कम्युनिटी के हक में, और वो भी प्रतिबंध युक्ति संगत और वो भी कानून के माध्यम से यही लगाया जाएगा। ये बात, ये अधिकार विशिष्ट संपत्तियों को धारित करने के अधिकार से संबंधित नहीं है। यह व्यक्ति के संपत्ति के अर्जन, उपभोग और व्यय की सामर्थ्य से संबंधित है। ठीक है ना, यह उसकी कैपेसिटी से संबंधित है। यह वैसी बात है कि भारत का कोई नागरिक अगर होगा तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बात अलग है, एससी कम्युनिटी के हक में बात अलग है। अदरवाइज उसे संपत्ति धारित करने, अर्जित करने और व्ययित करने की सामर्थ्य से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे संविदा करने की सामर्थ्य ये अवयस्क या विकृत में नहीं होती। ठीक है, ऐसे यहां नहीं कहा जा सकता कि भारत के किसी नागरिक को सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ यहां ये मतलब है। तो इसका अर्थ तो सीधा निकल आया कि अब अगर हमने आपकी खेत, मकान, दुकान, बाग ये ले लिया, ठीक है, चाहे कानून के माध्यम से लिया और चाहे प्रशासनिक ताकत के आधार पर, ठीक है ना, आप उसे चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे इस आधार पर कि वो युक्ति संगत नहीं, क्योंकि हमने आपकी सामर्थ्य पर तो कोई सवाल खड़ा किया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस व्यू को चेंज किया, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वही इस बात से सहमत नहीं हो पाए। ठीक है, इससे सरकार को तो फ्लेक्सिबिलिटी मिली क्योंकि देश ताजा ताजा स्वतंत्र हुआ था, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सांपत्तिक अधिकारों के कारण आ रही थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट सिख है, अब बंद हो जाएगी तो देश के सामने वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इसकी समस्या है, और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ये होगा। ठीक है, विकास कार्यों के लिए संपत्ति चाहिए, आए कहां से? ठीक है ना, जैसे ही ले रहे हैं तो भले ही कानून के माध्यम से युक्ति संगत प्रतिबंध लगाकर वो सारी चीजें कर भी नहीं जाए तो भी बार बार चैलेंज तो हो ही रहा। ठीक है ना, लेट ये तो हो ही रहा मामला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नई नई जुडिशियल टेक्निक्स ये अपना रहा है। और आप एक बात और समझ लो, 19(1)(f) इसने ज्यादा दिक्कत खड़ी नहीं की है सरकार के सामने, 31 ने बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी की है, और विशेषकर 31(2) ने इतने बहुत दिक्कत खड़ी की है। इसलिए 31(2) इस पर ज्यादा बात होगी, 19(1)(f) पर नहीं। 19(1)(f) तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल टेक्निक के माध्यम से सरकार को सुविधा ये दे दी कि वो अपनी पसंद के विकास कार्य करने के लिए संपत्ति का अर्जन कर ले, क्योंकि कभी तो उन्होंने संपत्ति माना ही नहीं। ठीक है ना, और कभी उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये जो 19(1)(f) है ये व्यक्ति के सामर्थ्य से संबंधित है, ये विशिष्ट संपत्तियों को धारित करने के अधिकार से संबंधित है ही नहीं। ठीक है ना, और जब बात ये आई किसमें, द्वारका प्रसाद वर्सेस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है, शायद ऐसे ही है मुकदमे का नाम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह स्वीकार किया कि नहीं, संपत्ति वो भी है जिस पर अधिकारों का उपभोग किया जाता है, और जो अधिकार हैं वे भी संपत्ति है। इसमें उन्होंने कहा, जब टेक ओवर किया था मैनेजमेंट यहां भी, और जो कंपनी का स्टॉक था, कंपनी की जो मशीनरी थी और कंपनी के जो विभिन्न कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है ना, दूसरे व्यक्तियों के साथ, उन कॉन्टेक्ट्स के नाते कंपनी को बहुत सारे अधिकार मिल रहे थे, उनको भी संपत्ति माना पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस मुकदमे के बाद प्रॉपर्टी शब्द की व्याख्या ये स्थापित होने की ओर बढ़ चली, और प्रॉपर्टी के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर ओवर विच द राइट्स कैन बी इंजॉयड, ठीक है ना,
जिस पर अधिकारों का उपभोग हो सकता है और अधिकार दोनों को संपत्ति मान लिया, पहली बार। ठीक है। और इसके बाद लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट, इसमें भी यही स्थिति रही कि जो अमूर्त अधिकार थे उनको भी संपत्ति माना। इसमें स्थिति क्या थी? एक मटके महंत, जिन्हें मठ की पूजा इसे करने का हक तो होता ही है, साथ में मठ की संपत्ति, इसका वैयक्तिक उपभोग करने का हक यह भी होता है। वो मठ की संपत्ति में व्यक्तिगत हित ये भी रखते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, उसकी सुरक्षा ये भी करते हैं। इसमें सरकार के द्वारा उनका जो सांपत्तिक अधिकार था मठ की संपत्ति पर, उसे रोका गया था। उन्हें प्रमुख व्यक्ति, धार्मिक प्रमुख मठ का ये तो माना, लेकिन सांपत्तिक जो उनका हित था वो अमान्य किया। इसको जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो भी संपत्ति है, संपत्ति का अधिकार ये भी संपत्ति है। और अगर आप किसी के सांपत्तिक अधिकार को उससे लेना चाहते हो तो फिर कानून, वो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है ना, आदि आवश्यकताओं को पूरा करके ही आप ले सकते हो। मठ के महंत का जो सांपत्तिक अधिकार था वो आपने लिया है, जो आप नहीं ले सकते इस ढंग से। तो एक चीज मान्यता मिली, सांपत्तिक अधिकार मठ की संपत्ति पर उसका जो है वो, न कि मठ की संपत्ति, ठीक है ना। तो मठ की संपत्ति और अमूर्त अधिकार उपभोग का दोनों संपत्ति हैं, इस बात को मान्यता इसमें भी मिली। किसमें? लक्ष्मींद्र वर्सेस हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट। और उससे पहले ठीक है, वो आपका द्वारका प्रसाद वर्सेस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, उसमें भी बात शुरू हो चुकी और दूसरा ये मुकदमा इसमें फॉलो हो गए। और उसके बाद जितने मुकदमे आए सब में यह माना गया कि पर्टिकुलर संपत्ति यानी वो विषय वस्तु जिस पर संपत्तिक अधिकारों का प्रयोग होता है और संपत्तिक अधिकार मिलकर संपत्ति बनते हैं, अर्थात व्यापार संपत्ति है, ठीक है। जो साख का अधिकार होता है संपत्ति है। ये अगर लेते हैं तो वही कानून, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वो सारी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। और एमएम पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो लेटेस्ट मामला है, इसमें भी ये कह दिया है कि प्रॉपर्टी के अंतर्गत दोनों हैं। तो प्रॉपर्टी की व्याख्या ये 19(1)(f) के अंतर्गत हुई, जो शुरुआत कहां से हुई कि प्रॉपर्टी वो है जो धारित की जा सके, जो उपभोग की जा सके और जिसे व्ययनित किया जा सके। अगर किसी अधिकार में ये 3 गुणों में से एक नहीं है तो उसे संपत्ति नहीं मानेंगे। यहां से चलकर और वर्तमान में जो स्थिति आई है वो ये आई है कि विषय वस्तु प्लस विषय वस्तु पर उपभोग होने योग्य अधिकार, ये मिलकर संपत्ति का निर्माण करते हैं। और ये संपत्ति की व्याख्या आज भी अनुच्छेद 300A इसके अंतर्गत सुसंगत बनी हुई है, क्योंकि 300A क्या कह रहा है? संपत्ति उसे आप नहीं ले सकते कानून की अथॉरिटी के बिना। तो संपत्ति क्या है ये तो जानना ही पड़ेगा। और संपत्ति क्या है वो 19(1)(f) जो बता रहा है, ठीक है, उसी को आज भी मान्यता मिल रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 19(1)(f) ये इररिलेवेंट हो गया होगा, संशोधित नहीं रहा होगा, नहीं होगा, डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वहां जो डिसाइड हुआ है वो तो आज भी सुसंगत बना हुआ है। यहां तक की बात हमने पिछली बार भी कर ली थी, लेकिन सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए। और 300A इसका क्या संबंध है 31 से, इसको स्थापित करने के लिए हमने आज पुनः इसकी बात की।
अब सवाल यह है कि 19(1) जो संपत्ति का अधिकार देता है, इस पर प्रतिबंध लग सकता था इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी। तो प्रतिबंध कैसे लगेगा? कानून के माध्यम से। और कानून कैसा होना चाहिए? युक्ति संगत। और आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार अर्थात संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आधारित करने की स्वतंत्रता, उपभोग आदि की स्वतंत्रता, ये भले ही डिलीट हो गई, लेकिन अनुच्छेद 19 में बाकी 6 स्वतंत्रताएं आज भी हैं, ठीक है ना। और उन पर प्रतिबंध लगाने का जो तरीका है, वही तरीका यहां भी अपनाया जाएगा। युक्ति संगतता की वही व्याख्या यहां भी होगी। तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करके शेष हम लोग अनुच्छेद 31 पर बात करेंगे। और अनुच्छेद 31 के संबंध में हमने आपसे फिर कहा कि ये जरूर कर लीजिएगा कि या तो एआई या गूगल से अनुच्छेद 31 उस समय क्या था जिस समय संविधान बना, और उसके बाद जब चौथा संविधान संशोधन हुआ 1955 में, ठीक है। तो 31(1) वैसे ही रहा था, 31(2) इसमें परिवर्तन आया था, और 31(2)(a) ये जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसमें 4th अमेंडमेंट से ही 31(a) और 31(b) ये भी जोड़े गए थे, ठीक है। और 31(c) तो 25th अमेंडमेंट से आएगा। तो आप उसे जरूर डाउनलोड कर लें और अपने अपने बेयर पर लिख लें, क्योंकि जब उसकी बात चलना शुरू होगी तो वर्तमान बेयर में वो मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो समस्या होगी, ठीक है। और जब तक वो शब्द नहीं दिखाई देंगे तब तक समझ में आने में दिक्कत होगी, इसलिए उसको जरूर डाउनलोड कर लें। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। देखें।